हेलो एवरीवन, वेलकम टू जंबो आईएएस। हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ हरियाणा के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय और इनिशिएटेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तक हमने पानीपत, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार, रेवाड़ी, ये इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बात की थी कि भाई ये रीजन्स हैं, इनमें ये वाली इंडस्ट्रीज हैं, इनके इंडस्ट्रीज होने के पीछे ये रीजन्स हैं। ठीक है कि अगर यमुनानगर को हम कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं या पेपर मिल्स हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर रेवाड़ी एज लॉजिस्टिक्स हब्स एंड सेम गोज़ फॉर हिसार, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रेल कनेक्टिविटी हम लोगों ने इंश्योर करी है, क्योंकि वहाँ पर स्टील प्लांट हम लोगों ने लगाना था। ठीक है, मतलब एक हल्का सा रिवीजन है आप लोगों के लिए ये, कि अगर आपने ये पॉलिसीज वगैरह करनी है तो हमने पहले जो रीजन्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि वो रीजन्स में क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि किस रीजन को हमें और ज़्यादा ग्रो करना है। तभी बेसिकली पॉलिसीज़ की नीड पड़ती है। तो अगर हम देखें इन पॉलिसीज़ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट को, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी कि बहुत सारे ना फैक्ट्स हैं इसमें। तभी हम 3-4 पॉलिसीज़ ही करेंगे आज, क्योंकि जितने फैक्ट्स आप याद करोगे उतना आपके लिए बेटर है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा की ये वाली पॉलिसी। नीचे दी होंगी 4 स्टेटमेंट्स, बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है, या कितनी सही है कितनी गलत है। तो इन सब क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए अपने को थोड़ा सा ना बहुत ही शिद्दत से और शांत दिमाग से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। तभी हम धीरे धीरे चीज़ों को कर रहे हैं, सो दैट आपका एक रिदम सा बना रहे और आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीज़ों को याद रखने में आसानी रहे। चलिए तो शुरू करेंगे विद दिस इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। पहली है हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी। हम लोगों ने हमेशा पीएम कुसुम स्कीम की बात करी है। कुसुम स्कीम जिसमें हमने ये देखा था कि भाई जो फार्मर्स हैं उनकी जो खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं उनके ऊपर हम लोग लगा दें सोलर पैनल्स, जिससे या तो वो लोग किसी और एरिया में किसी और खेत में जो है पानी इरिगेशन प्रोवाइड, मतलब जो इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए जो पानी बेसिकली चाहिए होता है थ्रू ट्यूबवेल्स, तो वो ट्यूबवेल जो है बिजली से ना चले बल्कि सोलर पैनल से चले। एक तो ये हमारा इनिशिएटिव था उसमें। दूसरा कि अगर आपने इस बिजली को इसके लिए नहीं भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पास तो खेत ही नहीं है, आपने खेत में पानी देना ही नहीं है, तो आप इस उगाई हुई बिजली को, प्रोड्यूस की हुई बिजली को बेसिकली जो है आप ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो बेसिक ग्रिड है हमारा, जो ग्रिड कनेक्टेड है उसमें आप ट्रांसफर कर दो। जिससे कि सरकार आपको पैसे देती है कि अगर आपने एक दिन में 100 मेगावाट, 200 मेगावाट या 1000 मेगावाट एनर्जी को ट्रांसफर किया है इन द मेन ग्रिड, तो आपको उतने हिसाब से यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारे इनिशिएटिव किस में थे? पीएम कुसुम स्कीम के अंडर थे। उसी तर्ज पर हरियाणा गवर्नमेंट की सोलर पावर पॉलिसी आई थी इन मार्च 2016। अभी ये 16 वाली नहीं हम करेंगे, हम बात करेंगे 2023 वाली, क्योंकि 23 वाली 19 वाली को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया है बाय 2023। चीज़ें सेम रहेंगी, सेम चीज़ें रहेंगी हमारी, बस फर्क कितना पड़ जाएगा, टारगेट का फर्क पड़ जाएगा। अगर हम बात करें लॉन्च किसने करी है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सोलर की बात कर रहे हैं तो एमएनआरई मिनिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है सब चीज़ों के लिए। अगर टारगेट की बात करोगे तो टारगेट जो है पहले ये था 2016 में कि हम 2021-22 तक आते आते 3200 मेगावाट, मतलब अराउंड 3.2 गीगावाट जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे थ्रू सोलर पैनल्स। ये हमारा टारगेट था। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल टारगेट है हमारा 100 गीगावाट बनाने का थ्रू सोलर पैनल्स। ठीक है, जिसमें हरियाणा का जो शेयर है वो पहले 3.2 गीगावाट होता था, बट अब जो हमारी नई पॉलिसीज आई हैं 2023 वाली, उसमें इस टारगेट को बढ़ाकर 3.2 से कर दिया गया है 6 गीगावाट, या फिर 6000 मेगावाट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि टारगेट हमारा पहले क्या था अब क्या है, इसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे बाय लार्ज ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स, जिसमें रूफ टॉप इंस्टॉलेशन है, मतलब जो हर घर है वो सोलर पर चले, हर स्कूल हर ऑफिस सोलर पर अगर चलेगा तो कोल के थ्रू जो बिजली बनती है उसकी रिक्वायरमेंट हमारे को कम होगी। इसके अलावा अर्न सोलराइजेशन ऑफ इरिगेशन पंप्स, अगेन वही ट्यूबवेल पंप्स की हम लोगों ने बात कर ली जो हमने कुसुम स्कीम के अंडर किया था। तो टारगेट किसने लॉन्च करी है ये पॉलिसी, कैसे इस टारगेट को हम अचीव करेंगे, द विजन शुड बी क्लियर। इसके अलावा इसकी अगर हम और डिटेल्स को जाने तो क्यूमुलेटिव 6000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी है। इसमें हम मतलब फेजेस वाइज भी तो करेंगे ना कि भी इतने जितने जो है वो अपने रूफ टॉप से निकालेंगे, इतने जो है वो इरिगेशन पंप्स वगैरह जो है चलाएंगे इतने उससे।
तो मतलब बेसिक हमारे सब टारगेट्स क्या हैं? नंबर 1 इज 1600 मेगावाट जो है ये इंस्टॉल की जाएगी कैपेसिटी बाय रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स, जैसे हर घर के ऊपर लगा दें, ऑफिस के ऊपर लगा दें, स्कूल्स के ऊपर लगा दें। और जो 3200 मेगावाट है ये लगाई जाएगी बाय ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स विद और विदाउट एनर्जी स्टोरेज और शैल बी इंस्टॉल्ड। बेसिकली क्या है ना कि मतलब प्रॉपर सोलर प्रोजेक्ट ही है, प्रॉपर एक प्लांट है जिसमें से बिजली बनती है और मेन ग्रिड में एंटर होकर ट्रांसफार्मर्स के थ्रू घरों में जाती है। दैट्स बेसिकली द आइडिया। अब इसमें ना स्टोरेज कैपेसिटी हो चाहे ना हो, एनर्जी बनेगी तो है। ये एनर्जी जाकर हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्मर्स, टू अगेन जो हमारे और घर हैं वहां पर हाउस होल्ड्स पर जाएगी बिजली। तो स्टोरेज हो चाहे ना हो वो अलग बात है, लेकिन बनेगी तो है इतनी। और जो बाकी बची हुई है वो आएगी आपकी बाय सोलराइजेशन ऑफ इरिगेशन पंप्स ऑफ 1200 मेगावाट कैपेसिटी। ठीक है, तो जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं इनको भी हम लोग चलाएं विद दी हेल्प ऑफ सोलर पावर प्लांट्स। तो 6000 तो चलो है ही है, 6000 के आगे जो सब क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं वो ऐसी चीज़ों पर बनते हैं कि सबको 6000 मेगावाट तो याद होगा, बट जो बेसिक इसमें डिफरेंसेस है वो किसी को नहीं याद होगा। तो ये हम लोगों ने पॉलिसी के पीडीएफ से ही निकाला हुआ सारा एक स्क्रीनशॉट है, बस आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ये फैसिलिटेट किसने करी है? इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरीडा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस यार, एनर्जी जो आपका डेवलपमेंट एजेंसी है हरियाणा की, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के डिपार्टमेंट में उसका ये पूरा पर पूरा काम है। और नेट मीटरिंग, देखो नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है और आपने हर दिन 10 मेगावाट एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर ली। अब आपको इसमें चाहिए सिर्फ 4 मेगावाट। अब इस 6 मेगावाट का आप क्या करोगे? या तो स्टोर कर लोगे या फिर जो है आप इसको ऐसे वेस्ट होने दोगे। हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस 6 मेगावाट को हम लोग जो है मेन ग्रिड में ट्रांसफर कर देंगे और उसके हिसाब से सरकार आपको पैसे देगी, क्योंकि आपने बिजली में जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करी है सरकार की। और सरकार की जो डिपेंडेंसी है ऑन कोल और थर्मल पावर प्लांट्स वो थोड़ी सी कम हो गई है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ट्राइज टू एनकरेज यू दैट थ्रू नेट मीटरिंग आपको जो है पैसे मिलते रहें जितनी एनर्जी आपने मेन ग्रिड में एंटर करवाई है। ठीक है, एंड ग्रिड कनेक्टिविटी रेगुलेशंस आर गाइडेड बाय इन कोऑर्डिनेशन विद HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो बोलेगा कि भाई इतने मेगावाट के इतने पैसे हैं, उतने मेगावाट के इतने पैसे हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपका HERC डिसाइड करेगा। पॉलिसी में और क्या बोला गया है कि भाई प्रमोशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक बात है। पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ सरकार ही जो है सोलर पावर पैनल्स को ना लगाए, बल्कि जो मेन कंपनीज हैं प्राइवेट वाली वो भी अपना हिस्सेदारी बनाकर रखें इसमें। इसके अलावा प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि जो लैंड बिल्कुल ऐसे फैलो पड़ी है, खाली पड़ी है, उसको अगर हम यूज़ कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग सोलर पावर पैनल्स तो उसमें बुराई क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो कम से कम जनरेट हो रही है ना। तो बाद में सॉइल हम रिक्लेम कर लेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब तक रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं, खेती नहीं करें, तब तक हम ये सारे काम कर सकते हैं उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट विल बी द एम्प्लॉयमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब बिजली कम प्रोड्यूस होती है बाय कोल, पोल्यूशन कम होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, एयर पोल्यूशन नहीं है तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, तो हल्के से सोशो बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा सोलर पावर पैनल्स आप लगाओगे तो काफ़ी लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि पूरे पैनल्स को लगाना बनाना कहीं ना कहीं तो बनेंगे ना बेसिकली इंडस्ट्रीज में सोलर पैनल्स, तो और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा बिकॉज अब डिमांड ज़्यादा आ गई है सारे पैनल्स की। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रॉपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा बाय दिस हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी। क्या टारगेट्स हैं, क्या अल्टीमेटली इसके सब टारगेट्स हैं और इसकी और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये अपने को क्लियर होनी चाहिए, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 20 पेज की पॉलिसी है, ये हमें सारी नहीं याद करनी, जो मेजर मेजर तौर पर पूरी पॉलिसी यहीं ही घूमती रहेगी, तो मेन फैक्ट्स ये वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की फार्मास्यूटिकल पॉलिसी। देखो ये पॉलिसी कहती है कि भाई हरियाणा को ना फार्मास्यूटिकल्स में हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना है, सो दैट हमारे जो इंडिपेंडेंस है, हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर और किसी कंट्री के ऊपर ही थोड़ी सी कम हो सके, हम खुद इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है वो कहती है कि भाई जो आपका कम से कम 2000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है इस पूरे सेक्टर में आना चाहिए, जिसकी वजह से कम 25,000 जो नई जॉब्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पॉलिसी देखो आई कब थी, कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ईयर क्या था, तो एक स्टेटमेंट तो ऑप्शंस में वही होती है कि ईयर क्या है।
तो हरियाणा, अगर हम सोलर पावर पॉलिसी की बात करें तो 2016, 19, 23 इन सब में है ये। तो जो सबसे लेटेस्ट होती है वो हम बेसिकली दिमाग में रखते हैं, ठीक है। अगर लिखा ना हो कि भाई इट वाज इनिशिएटेड इन दिस ईयर तो अलग बात है, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी ईयर दिया होता तो वो सही होता है बेसिकली, ठीक है। तो 2019 में बेसिकली ये आई है। 5 साल रहेगी ये फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, या फिर जब तक कोई नई अमेंडेड पॉलिसी नहीं आ जाती। तो नई अमेंडेड पॉलिसी नहीं आई है अभी तक, इसीलिए इसी हम पॉलिसी के आधार पर चल रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फार्मा पार्क एट करनाल। करनाल में बहुत एक मॉडर्न आर्किटेक्चर टाइप्स का एक हमने फार्मा पार्क बनाना है, जिसमें मल्टीपल कंपनीज जो है दवाइयाँ बनाती हूँ, सो दैट जो दवाइयों के दाम है वो कम हो जाए, उनकी जो क्वालिटी है उनको इंश्योर किया जा सके, और लोगों के लिए उनको अफोर्डेबल बनाया जा सके। सो दैट्स बेसिकली द टारगेट। तो करनाल इज दी जगह है। गवर्नमेंट जो है वो 100% कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बियर करेगी फॉर फार्मा पार्क अप टू 50 करोड़। अगर एक प्रॉपर फार्मा पार्क लग रहा है जिसमें अलग अलग कंपनीज अपने प्लांट्स लगा रही हैं, तो 50 करोड़ तक, या फिर 50 करोड़ से नीचे ही सारा खर्चा आ चुका है तो पूरा का पूरा जो है सरकार बियर करेगी, अगर उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने में इतना पैसा आया है तो ये सरकार आपको लैंड दे रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सब्सिडी दे रही है बेसिकली पैसों की। तो हमें बस बनाने हैं फार्मा पार्क्स जिससे दवाइयाँ हम लोग अच्छी क्वालिटी की बना सकें। और इसके अलावा जो कैसे जो दवाई बनानी है, मेडिसिन बनानी है, वो प्रॉपर मतलब एक क्या एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो दी जाएगी कहाँ पर, हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में, जो कि आपकी पलवल वाले एरिया में है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लोगों को पहले से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकिंग, कि इंडस्ट्री में जो चीज़ों को काम लेकर आना है वही आपको सिखाई जाए। ऐसा ना हो कि आपको सिखा कुछ और रहे हैं, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ की है, इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको वो चीज़ें अलग से सीखनी पड़ रही हैं, तो वो सब चीज़ों को कोई बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए जो है पहले से ही चीज़ों को सिखाकर चले। नेक्स्ट इज फिजिकल इंसेंटिव्स। देखो, एक तो हो गया 100% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अप टू 50 करोड़। पहला फिजिकल इंसेंटिव है आपका कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी का मतलब होता है, अगर मान लो आपने पूरे फार्मा पार्क में कोई नई मशीन खरीदी है, जो कैपिटल एसेट के तौर पर है, जो बहुत महंगा है, जो अल्टीमेटली आपकी उस फैक्ट्री में लगा रहेगा, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। उसके ऊपर जो खर्चा आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती है उसे हम कहते हैं कैपिटल सब्सिडी, ठीक है। ये हमें कब मिल सकती है? 25% इसकी रीएम्बर्समेंट हो जाएगा उस पूरे कॉस्ट का, जो हम लोगों ने प्लांट को लगाने में लगाई है एक्सपेंडिचर, और मशीनरी खरीदने में जो हमने एक्सपेंडिचर लगाया है उसका 25% विल बी रीइम्बर्स्ड। बट इसका एक लिमिट होगी, 50 लाख इज मैक्सिमम। ऐसा ना हो कि आपने 250 करोड़ रुपए का प्लांट लगा दिया और फिर कह रहे हैं कि 25% का मुझे रीइम्बर्समेंट चाहिए, तो सरकार उतना नहीं देगी, सरकार मैक्सिमम अप टू 50 लाख का देगी, ठीक है। तो बेसिकली शुरुआत है कि आप अपना कम से कम जो प्लांट है वो यहाँ पर लगाना शुरू तो करो एक बार। प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट ही बढ़ेगा, तो अपने आप जो है आपका जो एक इंकरेजमेंट है बढ़ता रहेगा, बिकॉज प्रॉफिट आपके हाथ में है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट सब्सिडी। आप जब लोन लेने के लिए जाएंगे तो पहली बात तो लोन आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इससे डिस्करेज नहीं होना है। अगर लोन मिलता है आपको 18% इंटरेस्ट रेट पे, तो हमने दे दी आपको 5% पर एनम फॉर 5 ईयर्स की इंटरेस्ट सब्सिडी, कि भाई 5% जो है 5 साल के लिए इंटरेस्ट मैं दूंगा, ठीक है। तो मतलब आपको सिर्फ 13% इंटरेस्ट ही देना है आपके प्रॉपर पूरे लोन पे। तो ये 5 साल के लिए है, तो 5 साल में तो आपको कम से कम जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। देन यू कैन ऑल्सो यू कैन अफोर्ड एज वेल 18% इंटरेस्ट ऑल्सो, है ना। तो मतलब 13 आप पहले दे दीजिए, बाकी 18 जो है 5 साल के बाद आपको ही देना होगा। लेकिन 5 साल के लिए कम से कम एक विंडो तो मिल गई ना आप लोगों को, कि भाई सरकार जो है आपको हेल्प कर रही है चीज़ों को सेटअप करने में। बट इसका भी मैक्सिमम है 25 लाख। कैपिटल का है 50 लाख मैक्सिमम, और अपना इंटरेस्ट सब्सिडी का है मैक्सिमम 25 लाख। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, कि सिर्फ मेल्स को नहीं बल्कि फीमेल्स को भी आपने एम्प्लॉयमेंट पूरी प्रोडक्टिविटी में लेकर आना है। और हर एससी या विमेन एम्प्लॉय के लिए हर साल सरकार देगी 36,000 रुपये, और जनरल कैटेगरी के लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए सरकार देगी हर साल 30,000 रुपये फॉर अगेन 5 ईयर्स। कि भाई आप ना लोगों को एम्प्लॉय करो, अगर उनकी तनख्वाह ज़्यादा लगती है आपको तो उनके कुछ जो पैसे हैं वो लोग हम दे देंगे,
है ना। जैसे 36,000 रुपये जो है वो हम लोग SC वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए देंगे कि इतने पैसे सरकार दे रही है आपको, अब जो आपको एक इनकरेजमेंट सी मिलती है कि भले ही हम इनको कम सैलरी पर रख सकते हैं, बाकी जो पैसा है वो सरकार दे देगी हमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट है चीज़ों को खरीदने में, लोन लेने पे, और या फिर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। सो दैट्स बेसिकली दी फार्मास्यूटिकल पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी। हैंडलूम हो गया, पावरलूम हो गया, इन सबको प्रमोट करने के लिए पॉलिसी आई है। 2022 से 2025 तक का एक इसमें अमेंडमेंट हुआ है। 19 में ये बेसिकली आई थी पहले, बट अब जो है इसको सुपरसीड कर दिया गया है बाय दिस 2022 से 25 की पॉलिसी के द्वारा। हम अगर बात करेंगे अपनी पिछली वाली पॉलिसी की, तो उसमें हम लोगों ने 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाना था स्टार्टिंग वाली पॉलिसी में। ठीक है, अब हमारा जो ये आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी है, इसमें कम से कम 4,000 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम चाहते हैं कि कम से कम इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाएं पूरे हरियाणा में, सो दैट हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। इसके अलावा इसमें 20,000 नई जॉब्स को जनरेट किया जाएगा अक्रॉस टेक्सटाइल वैल्यू चेन। इसमें फोकस दो किस चीज़ पर है, दो चीज़ों पर फोकस है। पहला, टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर, जो एक सनराइज सेक्टर है, मतलब कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मतलब ये शुरुआत है अभी सेक्टर के ग्रो करने की। धीरे धीरे करके ये और इम्प्रूव कर जाएगा। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, मतलब पहनने वाले कपड़े नहीं होते वो वाले, जैसे इसमें फिशिंग नेट हो गए, रूफिंग के लिए वो जो प्रॉपर नहीं आते फाइबर्स वगैरह आते हैं वो, कन्वेयर बेल्ट हो गई, मतलब कुछ जिसमें जैसे सन प्रोटेक्शन हो गया। तो वो सारे जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं जो फाइबर वगैरह होता है, वो सबको हम बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, ऑल्सो मैन मेड फाइबर्स को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, विस्कस का मतलब कपड़ा हो गया। तो टेक्सटाइल में पहनने वाले कपड़े में भी मैन मेड जो फाइबर है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि हमारा जो नेचुरल ग्रोन सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंडेंस कम हो, जैसे सिल्क पर डिपेंडेंस कम हो जाए, बिकॉज सिल्क वॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा तो हरियाणा में मिलते नहीं हैं, बाकी में बाहर से खरीद के लेकर आने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों की बजाय ना कपड़ों में हम और वैरायटी लेकर आते रहें। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर प्रमोशन है और मैनमेड फाइबर्स पर प्रमोशन है। कब ये पॉलिसी आई थी, कब इसका शुरुआत हुआ था, कौन सी अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस पॉलिसी। इसके अलावा देखो, एनकरेजमेंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखो, दो चीज़ें होती है, जैसे इंडस्ट्री में कोई भी जो आता है रॉ मटेरियल, मतलब बाहर से रॉ मटेरियल आता है, उसमें हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, उसको हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो इंडस्ट्री में जो चीज़ें आती हैं वो प्रॉपर पूरी लिंकेजेस को हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस, कि भाई हमारे पास कम से कम ओर्स हो, मतलब जहाँ से रिसोर्स हम निकाल कर इंडस्ट्री में भेज सकें। दीज आर कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। और मार्केट में भी सामान हम इजीली पहुंचा सकें, उन्हें हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो पूरे टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए आपको जो कपड़ा है वो पहले लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, कॉटन वगैरह की, आपको जो है ये सिलिकॉन पॉलिएस्टर वगैरह जो कपड़े हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो वो सब आपका आता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो उस पर जो है फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा। डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल पार्क्स एंड क्लस्टर्स, मतलब कि बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स हैं जहाँ पर मल्टीपल कंपनीज अपने प्लांट्स को लगा रखी हैं, जिसमें कम से कम 20 एकड़ का एरिया रहेगा और उसमें 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो रहेंगी ही रहेंगी। होता है क्या ना कि प्रॉपर एक एरिया बन जाता है कि भाई यहाँ पर ना टेक्सटाइल पार्क है, यहीं पर ही लोग काम करते हैं, इनके आसपास ही उनके घर डेवलप हो गए हैं, वहीं पर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो सब ने एक टाउन जैसा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो एक डेवलप्ड टाउन है बेसिकली, जहाँ पर लोग कमा भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलता रहता है। तो दैट बेसिकली इज द ऑब्जेक्टिव अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दीज पार्क्स, चाहे वो टेक्सटाइल पार्क्स हों, चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क्स हों। इसके अलावा गवर्नमेंट का विजन है 5F का, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो मतलब हमारे खेत से लेकर कपड़े बनने तक, मतलब कॉटन से कॉटन का कपड़ा बनने तक, फैक्ट्री में उसके सारे कपड़े बनने तक, डिज़ाइन वगैरह होने तक, फैशन एंड टू फॉरेन, की हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो मेन फोकस हमारा एक्सपोर्ट पर भी रहेगा इसमें। एंड नेक्स्ट, भिवानी एज टेक्निकल टेक्सटाइल हब हम लोग बनाएंगे। करनाल को हम फार्मा पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भिवानी है उसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल हब में तो कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होता ना, कि मतलब ये प्रोडक्शन आसपास होनी चाहिए इस चीज़ की, वो तो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो वहाँ पर
वो बेसिकली बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कम कर पा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हम कर पाएंगे वहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर लेस डेवलप्ड एरिया है तो थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ हम और फोकस कर पाएंगे। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट इज हरियाणा एमएसएमई पॉलिसी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2019, जहां पर विजन इसका क्या है, क्रिएटिंग ग्लोबली competitive एंड लोकली रेलेवेंट एमएसएमईज इन हरियाणा। मतलब जैसे स्टार्टअप्स होते हैं ना, कि छोटी इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं पूरे हरियाणा में। अगर हैं भी तो ये गुरुग्राम वाले एरिया में है, फरीदाबाद वाले एरिया में है। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही लोकल लेवल पर हैं। ठीक है। तो जो मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी आपकी एमएसएमईज ही करती हैं। तो अगर लोगों की एम्प्लॉयमेंट बनाकर रखनी है आपने, या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट को और इंक्रीज करना है आपने, तो एमएसएमईज को सपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा। सो दैट्स मैंडेटरी। इसमें जो है ये बोला गया है कि भाई हम लोग कम से कम जो है 1 लाख एमएसएमईज हैं हमारे पास, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी वो 20,000 करोड़ तक की जा चुकी है अभी तक। हरियाणा गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो टारगेट हमारा ये है कि भाई हम कम से कम 10 लाख लोगों को इसमें जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक तो वो बनाकर रखें, और हम और एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दें। तो द टारगेट इज दिस कि पहले से ही हमारे पास एमएसएमईज की प्रेजेंस है, हमें इनको और ग्रो करना है। हम और ग्रो कैसे करेंगे, माइक्रो को हम बनाएंगे पहले स्मॉल इंडस्ट्री, फिर स्मॉल को मीडियम, एंड देन मीडियम को लार्ज इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर आप माइक्रो इंडस्ट्री को लार्ज बनाने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली बहुत सारा उनको लोन लेना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, इतनी स्किल्स है नहीं एक्सपांड करने की। तो धीरे धीरे चीज़ों को आपको करवाना पड़ेगा। तो चाहे स्टार्टिंग में आपने एक प्लांट के बजाय 2 प्लांट लगवा दिए हैं, आपने जो लोन है वो बैंक्स के थ्रू दिलवा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे आप जनरेट करवा रहे हैं। तो दैट्स बेसिकली द आइडिया। और जो पूरा स्टेट है हमारा, उसको हमने ABCD 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिसमें ग्रुप डी में वो ब्लॉक्स आते हैं जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और इनको ही डेवलप करने के लिए सरकार देती है मैक्सिमम इंसेंटिव्स। ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें हमारा। तो कैटेगरी ए वाले थोड़े से फिर भी वेल डेवलप्ड रीजन्स हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, यमुनानगर हो गया। बट जो ये भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, ये सब एरियाज आते हैं ग्रुप डी वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर एमएसएमईज का जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर नहीं रहा है जितना करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज हम लोगों ने क्या करना है, 25 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें 6,000 एमएसएमई से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसमें रहें। तो क्लस्टर्स की हमेशा हम लोग बात करेंगे, चाहे फार्मा क्लस्टर्स हो, चाहे आपके कोई भी क्लस्टर हो। क्लस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर एक एरिया रहता है कि भाई ये रहा मार्केट, ये रही पूरी इंडस्ट्री, यहाँ पर चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पे। इन्हीं तक पहुंचाने के लिए जो है हमने रोड्स बनानी है, तो सारा एरिया रोड से भी कनेक्टेड हो जाता है। यहीं पर ही प्रॉपर एरिया है, अगर आप इंडस्ट्री यहाँ लगाओगे तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी सरकार जो इंसेंटिव देती है, सो दैट आप उसी जगह पर रहें। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिनी क्लस्टर्स, मतलब जो है बड़े बड़े क्लस्टर्स तो बनाने ही बनाने हैं, साथ में छोटे क्लस्टर्स भी बनाने हैं। सो दैट एक एरिया ना, मतलब पूरा स्टेट हमने इंडस्ट्री में कवर नहीं करना है, हमने हर स्टेट में कुछ कुछ एरिया को क्लस्टर्स में डेवलप कर देना है। ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मिनी क्लस्टर्स, और धीरे धीरे करके उसको हम लार्ज में भी कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये सारा काम क्लस्टर बनाने का, डेवलप करने का, कोऑर्डिनेट करने का, ये काम है आपका CDCC का, क्लस्टर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। 50% सब्सिडी मिलेगी अगर आप बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एडवांस वाली को अपनाते हैं। तो जैसे मान लो कुछ भी चीज़ आप कर रहे थे, उसको अगर आप और अच्छे से करते हैं, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी अपना ली है, तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो सरकार आपको देगी 50% की। लेकिन अगेन द लिमिट इज 15 लाख। ठीक है। सरकार जब भी 50%, 20% सब्सिडी देती है, तो हमेशा एक लास्ट में लिखती है कि भी मैक्सिमम इतने दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी से तुम कितने पैसे लगा लो, फिर 50% मुझसे ले लो, मैक्सिमम इज 15 लाख। नेक्स्ट भी है वन टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा। जितने भी, अगर आपने इंडस्ट्री को अपनी नॉन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में अगर रजिस्टर करवाना है, लिस्ट करवाना है, तो उसकी जितना भी खर्चा आपका आएगा, उसका 20% ऑफ खर्चा हम देंगे, गवर्नमेंट देगी, जो मैक्सिमम कितना है आपका 5 लाख। ठीक है। तो अगेन 20% ऑफ एक्सपेंस और 5 लाख। प्रपोजल टू क्रिएट SME इक्विटी पार्टिसिपेशन फंड। इक्विटी पार्टिसिपेशन फंड का मतलब होता है एक ऐसा फंड जिसको हम AIF बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जैसे क्या होता है ना, कई बार कि ये फंड है,
इस फंड में जितने वगैरह भी पैसे हैं, ये फंड ना आपकी जो कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने आपकी कंपनी के इतने सारे शेयर्स खरीद लिए, 20% शेयर खरीद लिए, और आपके पास रह गए 80%। तो इन्होंने आपको 20% पैसे दिए हैं बेसिकली, है ना, तो क्योंकि शेयर इनके हैं ये वाले। तो अगर कोई भी एमएसएमई में या तो नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इनका नुकसान भी होता है, इन फंड वालों का भी नुकसान होता है, कंपनी का नुकसान होता है। तो एक इक्विटी पार्टिसिपेशन फंड ये है कि भाई सिर्फ आपको लोन नहीं दे रहे हैं, ऐसे इनको पैसे वापस चाहिए हैं, ये आपकी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। एक इक्विटी आ जाती है उनके पास कि जो प्रॉफिट आपका उसमें से 20% मेरा, जो लॉस आपका उसमें से 20% लॉस मेरा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन फंड बेसिकली क्रिएट कर दिया गया है और एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटेशन सेल कि भाई लोन कैसे मिलना है, कितने इंटरेस्ट पर मिलना है, कहाँ से मिलना है, कौन सी बैंक ने सरकार से समझौता किया हुआ है, ये सारा जितना भी जानकारी है ये आपको मिलेगा थ्रू दिस सेल। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर एमएसएमई पॉलिसी। पता होना चाहिए इसकी थीम क्या है और कितनी प्रेजेंट हैं, कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, हम क्या चाहते हैं। हमने डेवलपमेंट ब्लॉक्स को अलग अलग एबीसीडी में डिवाइड किया हुआ है और हमने क्लस्टर्स बनाने हैं, हमने मिनी क्लस्टर्स बनाने हैं, हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, हमने एनएससी और बीएससी पे एक्सचेंज होने के लिए जो 20% ऑफ एक्सपेंस है वो देना है लोगों को। एक फंड बनाया गया है, एक सेल बनाई गई है। तो आप बैठ के इसको सोचो और ये सारे सारे पॉइंट्स साथ में लिखते रहना सो दैट एक रिवीजन आपकी होती रहे, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स ना बिल्कुल कंफ्यूजिंग होंगे। अभी तो चलो आपको ये कि भाई हाँ इसमें ये है, इसमें ये क्या ही है इसमें लेकिन जब आपको पेपर में दिखेगा ना कि हाँ यार ये पॉइंट तो पढ़ा हुआ है, लेकिन था किस पॉलिसी के अंडर, ये एमएसएमई का था या फार्मा का था या किस चीज़ का था, तब कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई इन पॉलिसीज में चीज़ें ज़्यादा हैं, फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तभी इनको बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हमने बात करनी है हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की। अब हर सरकार जो है ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। उन ई व्हीकल्स में बैटरी वाले भी आ जाते हैं, फ्यूल सेल वाले भी आ जाते हैं, हाइब्रिड वाले भी आ जाते हैं, जो जो बैटरी पे भी चलते हैं और पेट्रोल पे भी चलते हैं, मतलब सीएनजी पे भी चलते हैं और बैटरी पे चलते हैं, सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों पे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड है वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस ईवी के डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। 2022 से ही ये पॉलिसी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी है, जो 5 सालों के लिए एप्लीकेबल हमारी रहेगी। इसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट, हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सबको जो है इन्वेस्टमेंट मानेंगे, जिसके ऊपर सरकार आपको सब्सिडीज देंगी। इसमें हम लोगों ने अगेन ABCD ब्लॉक में चीज़ों को डिवाइड किया है स्टेट्स को, जिसमें आपके जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ए ब्लॉक वाले, वो कम से कम 6,000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट से होने चाहिए। जो कैटेगरी बी है उसमें 4500 करोड़ है, जो कैटेगरी सी है उसमें 3,000 करोड़ है, और जो कैटेगरी डी है वो उसमें 1,500 करोड़ है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो सरकार भी देगी, और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लगाने की हम बात कर रहे हैं, सो दैट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके, बैटरीज की जो डेफिशिएंसी है वो ना क्रिएट हो फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये हम चाहते हैं बेसिकली। इसमें और क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, 100% रीइंबर्समेंट ऑन परचेज और लीज ऑफ लैंड फॉर ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर आप किसी लैंड को खरीदते हैं, इस पर आपने प्लांट लगाना है जहाँ पर आपने ईवी को मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पूरी की पूरी रीइंबर्स आपको कर दी जाएगी। रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में ये बोला गया है कि चार्जिंग प्रोविजंस मैंडेटरी हैं, आपने लगाकर ही देने हैं सारे बिल्डिंग ओनर्स को, ये बोल दिया गया है। और हाईवे पर फास्ट चार्जिंग रहेगी, 30 किलोमीटर, हर 30 किलोमीटर पर रहनी चाहिए, तभी तो लोग लेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लोगों की दिक्कत ही ये है कि भाई पेट्रोल डीजल के तो हर जगह पर स्टेशन हैं, हर 10 किलोमीटर पे, बट चार्जिंग स्टेशन तो नहीं है। तो हम पहाड़ों में इसको ले जाएं, हम बहुत दूर ले जाएं इस गाड़ी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और बीच में जो है वो चार्जिंग खत्म हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग ईवी की तरफ नहीं जाते। ठीक है, 20% कैपिटल सब्सिडी है फॉर फर्स्ट 200 चार्जिंग स्टेशन, मैक्सिमम 5 लाख। अगेन कि चार्जिंग स्टेशन जो भी आप लगाओगे, जो पहले 200 होंगे उनको हम 20% कैपिटल सब्सिडी देंगे, पूरा खर्चे का, क्योंकि एसेट बनाया ना बेसिकली आपने, पूरे खर्चे का अराउंड 20% आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन वही 5 लाख इज मैक्सिमम लिमिट। इसमें दो चीज़ें और हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद को हम बनाएंगे मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटीज़। पहले सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर हम लोग इनॉग्रेट करेंगे, जिसमें ई बसेस, ई एम्बुलेंसेज ये सब आ जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 100% कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स टू ईवी इन मॉडल सिटीज़। सारे व्हीकल चाहे वो 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं,
इन सब को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। कहाँ? पहली 2 सिटीज़ में जिसे हमने डिक्लेयर किया है, विच मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटीज़। नेक्स्ट वी हैव 100% बस फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी बाय 2030। धीरे धीरे सारी बसेस को भी हम कन्वर्ट कर देंगे 2030 तक। और 50% गवर्नमेंट व्हीकल कन्वर्जन भी होगी बाय 2026। और 2030 तक आते आते पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। हम गवर्नमेंट व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट ईवी पॉलिसी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना, उनको जो है मैन्युफैक्चर करना, उनको आगे और प्रमोट करना, ये सब जो इस पॉलिसी में बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी हमारी पॉलिसीज़ हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ हरियाणा। हमने की ये पॉलिसीज़ हम लोगों ने करी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैंने कम करवाई हैं अभी इस लेक्चर में, क्योंकि आई नो कि भाई अगर मैं लगातार आपको 15-20 करवा दूंगी तो फिर एक ही लेक्चर में आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो हम धीरे धीरे करके 5-5 करके करते करते ऐसे स्कीम करते रहेंगे अपने आगे कंटिन्यूएशन में। आपका काम बस ये है कि जो आज 5 हम लोगों ने करी हैं उनको आप अच्छे से दोबारा सुन लो, उनके नोट्स को रिवाइज कर लो, हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि इस पूरे पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है उसको हल्का सा क्रक्स के फॉर्म में अपने नोट्स के साइड में लिख लो। एमसीक्यूज को कर लो प्रैक्टिस। इसके बाद हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है कि भाई क्वेश्चन अगर आएगा तो ठीक हो जाएगा, वो अगर गलत होगा तो फिर वो सबका होगा, फिर वो हमारा अकेले का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट मिलेंगे और सारे लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम हिस्ट्री भी कर रहे हैं हरियाणा की शुरू आगे से। तो स्कीम्स भी हमने डिफरेंट करते रहनी है। धीरे धीरे हम जब आगे चलेंगे तो स्कीम्स का हम अलग से भी बनाएंगे पूरा लेक्चर, जिसमें काफ़ी स्कीम्स को हम रिवाइज भी करेंगे, कई स्कीम्स हम लोग नई भी करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिए, जो भी आपको दिक्कत वगैरह होगी तो बताइए, हमें पूछिए हमसे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।